चलिए आज बात करते हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि हर प्रोफेशनल उससे रिलेट कर पाएगा। वो है हाउ टू डील विद अ टफ बॉस। मेजॉरिटी ऑफ टाइम प्रोफेशनल लाइफ का मुझे लगता है कम से कम अगर आप ये सोचें कि आप 25 से 30 साल तक काम करेंगे तो उसका आधा टाइम मीन्स क्लोज टू 15 ईयर्स ऑफ योर लाइफ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिताते हैं। और ये 15 साल आप अपने बॉसेस के साथ लगभग रोज़ डिस्कशन करके या बातें करके आप बिताते हैं। तो ये बॉस का रोल आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल हो गया है। कहते हैं ना कि डोंट चूज़ अ जॉब, बेटर चूज़ अ बॉस। कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल, क्योंकि दो चीज़ें, एक आपका बॉस और दूसरा आपका नेबर आप कभी चूज़ नहीं कर सकते, यही शायद आपको चूज़ करते हैं। तो इस बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये मैं ये देख रहा हूँ जैसे जैसे प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इसकी स्पेशली दी सबॉर्डिनेट एंड बॉस रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रही है और काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो रही है। इसका मुझे लगता है कि 2-3 रीज़न्स हैं, जिसमें टॉप रीज़न सबसे मुझे लगता है कैपेबिलिटी की बात लगता है। कैपेबिलिटी जब मैं बात कर रहा हूँ तो खाली कैपेबिलिटी इज़ नॉट इन ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ डिलीवरेबल्स, कि अगर कोई नंबर डिलीवर कर रहा है और अपना परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के हिसाब से अच्छा दे रहा है तो वो अच्छा है। मुझे यहाँ कैपेबिलिटी लगती है कि स्पेशली जब आप बॉस बनते हो और आप टीम मैनेज करते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक पीपल मैनेजमेंट और दूसरा लीडरशिप। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं या बोलूँगा स्किल सेट्स हैं जो किसी के पास होने चाहिए, और तभी उसको उस पोजीशन पे मैनेज करने के लिए चांस देना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि जो डायनेमिज्म है बिज़नेस का बहुत बढ़ गया है, बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं, आपके मार्केट प्लेसेस चेंज हो रहे हैं, आपका वे ऑफ सेलिंग चेंज होता है और कंपटीशन चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है बहुत फास्ट है, स्टार्टअप्स खड़े होते हैं और बहुत जल्दी कहीं गुम भी हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। और इसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि इनसिक्योरिटी बढ़ रही है सिस्टम के अंदर, और ये सिस्टम में जो इनसिक्योरिटी है बहुत, इसकी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कहीं ना कहीं पर्सन शायद अच्छा हो, कैपेबल भी हो, पर उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास खुद के इतने प्रेशर्स हैं, इस वजह से भी वो एक अच्छा बॉस या अच्छा इंसान होने के बावजूद भी बहुत एक अच्छा बॉस नहीं बन पाता। तीसरा मुझे लगता है कि जिस तरह से जो पर्सन टीम को मैनेज कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल है, उस तरह से सबॉर्डिनेट्स भी कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। वहीं पे ये होता है कि जहाँ एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं, बहुत सारे लोग जो भी नया बॉस बन के आया है शायद उसको भी ईज़िली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं टीम के अंदर स्ट्रगल आ जाता है, टीम में डिफरेंसेस आ जाते हैं, और ये एक रीज़न बन जाता है उस स्ट्रगल, काफ़ी एक लंबे स्ट्रगल का। तो ये 2-3 रीज़न है। अगर ये जाने ये तो रीज़न्स हैं, पर इसके बेसिस क्या है, क्यों ऐसे हुआ है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट स्पेशली और साथ के साथ में एचआर कभी एक उस तरह का रोल नहीं प्ले करता है कि वो खाली परफॉर्मेंस को या खाली नंबर्स को जो डिलीवरी है उसको के अलावा भी, जैसे मैंने बोला, लीडरशिप या एम्प्लॉय पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ या स्किल सेट को कहीं रेट करे, उनको इम्पोर्टेंस दे और उन्हीं को लीडरशिप पोजीशंस या टीम मैनेजमेंट की पोजीशंस दे जो पीपल मैनेजमेंट और लीडरशिप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहली बात तो पैरामीटर्स ही क्लियर नहीं होते हैं लीडरशिप के और पीपल मैनेजमेंट के, ये जो ये एट्रीब्यूट्स हैं आसान नहीं है इनको एवेलुएट करना, और इसके अलावा, और परसेप्शन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अलावा भी मैनेजमेंट और क्या कहते हैं जो एचआर है, बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़ कि उनको परफॉर्मेंस को रिटेन करना होता है, कंपनी की इमेज दिखानी होती है कि हमारे ग्रोथ पाथ में है, ये उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं, उन्हीं लोगों को लीडरशिप पोजीशंस देते हैं या टीम मैनेजमेंट पोजीशंस देते हैं जो लोग नंबर्स में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक सिस्टमिक इशू है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपका बॉस टफ़ है, और अगर वो टफ़ बॉस है तो उसको हैंडल कैसे किया जाए। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि खाली
लीडर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है बट सबॉर्डिनेट भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस टाइम पे आपको जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपका बॉस जो है वो टफ़ है, वो खाली बाहर से टफ़ है, ही इज़ टफ़ फ्रॉम आउटसाइड, या ही इज़ ऑल्सो टफ़ फ्रॉम इनसाइड एंड ऑल्सो मीन फ्रॉम इनसाइड। तो ये एक जब आप अच्छे से पहचान लेंगे और समझ लेंगे कि आपका बॉस रियल में टफ है या बैड बॉस है, या वो टफ बन रहा है बिकॉज ऑफ किसी सिचुएशंस, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आपको उस पर्सन के साथ में कैसे डील करना है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो आप टफ बॉस के लिए कर सकते हैं, एक है पर्सनल कनेक्ट। अगर आप एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाएँ और बॉस की इनसिक्योरिटीज़ देखिए, स्पेशली मैंने जैसे बोला कि डायनामिक वर्ल्ड है, चाहे वो जिस तरह की भी पोजीशन हैंडल कर रहे हैं, जितने भी स्ट्रांग पोजीशन में है, जितने भी नंबर अच्छे हैं, बट एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी पर्सन की होती है। तो अगर आप अपने बॉस से एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाएँ, कभी ऑफिस के बाद या कभी ऐसे लेवल पे उनकी इनसिक्योरिटीज़ जान पाएँ, उनकी प्रायोरिटीज़ जान पाएँ, वो किस चीज़ को परफॉर्मेंस मानते हैं, अगर आप खुल के बात कर पाएँ कि उनका आपके तरफ व्यू क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, तो अगर आप ये कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि अगर वो ओवरऑल आपको हेल्प करें या ना करें, पर आपको ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल कनेक्ट जो है वो एक हेल्प करता है एक रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म चलाने के लिए या मैनेजेबल सिचुएशन में पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप ये पर्सनल कनेक्ट बना देते हैं, आप ऐसा कुछ सबके बीच में शो नहीं करते हैं, कहीं डिसलाइक नहीं शो करते हैं, बट कोशिश करते हैं कि आपकी उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है वो कनेक्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा आपको अपने एक टफ बॉस के हैंडल करने के लिए। दूसरा, एक स्टीवन कोवी ने बहुत बड़ी यह स्टेटमेंट दिया था, वो ये था कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन बीइंग अंडरस्टूड। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन बीइंग अंडरस्टूड। तो इसके लिए आपको, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करिए और फिर ये एक्सपेक्टेशन करिए कि वो आपको समझेगा। देखिए, जो भी आपके बॉस हैं उनके पास भी नंबर्स हैं, उनके पास भी टारगेट है, उनके पास भी एक लेवल ऑफ स्ट्रेस है, मैनेजमेंट की कुछ उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर वो डिलीवरी नहीं करते हैं तो चांसेस हैं कि डायनामिज्म की वजह से वो भी एक टफ सी सिचुएशन में आ सकते हैं। तो जब आप उनको समझेंगे, अपने आप को उनके शूज़ में डालना शुरू करके सोचने की कोशिश करेंगे, एक एम्पैथी रखेंगे, तो आप भी समझ पाएंगे कि अगर आपके बॉस अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि ही ऑल्सो हैज़ अ टारगेट, ही ऑल्सो हैज़ अ डिलीवरेबल्स, और कहीं शायद उनको 100% स्ट्रेस मिल रहा हो या पुश मिल रहा हो, तो शायद आपको वो खाली 15%, 20%, 50% ही दे रहे हैं। ये इस सिचुएशन को समझना बड़ा ज़रूरी है, और जब आप ये समझ पाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे इश्यूज़, अगर वो सेल्फ क्रिएटेड हैं या वो कम्युनिकेशन गैप है या प्रॉब्लम्स है, वो वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे जब आप अपने आप को उनकी पोजीशन में डाल देंगे। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये लगने लग गया कि आपके बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरनली उनको कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ करिए जो मुझे लगता है मैंने खुद अपनी लाइफ में देखी है करके, आपके पीयर रिलेशंस और आपके रिलेशंस बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बहुत हेल्प करते हैं। मैं ऐसी एक सिचुएशन में था जब एक टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम करता था दिल्ली में, तो मेरे बॉस बहुत सपोर्टिव नहीं थे, बट मेरे को सेल थ्रू करवाने के लिए एक तो मेरी टीम, कुछ मेरे पीयर्स जो विद इन दी मतलब दूसरी टीम्स में थे, उनकी बहुत हेल्प मिली, और स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला दूसरे डिपार्टमेंट से, नेटवर्क की तरफ से, टेक्नोलॉजी की टीम की तरफ से, कस्टमर केयर की टीम की तरफ से, बिकॉज मेरे रिलेशनशिप्स उनके साथ जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो कई बार ये हो जाता है कि द पर्सन इज़ ट्राइंग टू पुट यू इन टू सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, पर आप इसी वजह से एक सेल थ्रू कर जाते हैं, क्योंकि आपको कहते हैं ना बचाने वाला हमेशा डुबाने वाले से बहुत बड़ा होता है। तो आपको एक वो सेविंग ग्रेस मिल जाता है, आपको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है जो आपको हेल्प करती है ऐसी पोजीशन में पहुंचाने के लिए। फिर एक सबसे लास्ट मुझे जो लगता है कि आपने सब कुछ करके देख लिया और उसको करने के बाद में आपको ये लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सपोर्ट मिल पा रहा है या आप कुछ चीज़ें सिचुएशन चेंज कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ नो ऑप्शन अदर दैन लाइक नो मूविंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर बिफोर मूविंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको एक चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर देखिए नई कंपनी कैसी है, वहाँ पे आपका रोल क्या होने वाला है, क्या वहाँ के लोग
सपोर्टिव है या नहीं है। और अगर आप एक मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हैं और एक किसी पोजीशन के लिए, अच्छी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये भी पता लग जाए कि आपके फ्यूचर बॉस कौन हैं या कौन होंगे। तो आपके लिए एक ईज़ी होगा ये भी अंडरस्टैंड सिचुएशन को समझना कि आप क्या कहते हैं, कैसे उनके साथ में डील कर पाएंगे। तो इट शुड नॉट बी अ सिचुएशन कि फ्रॉम लाइक ना जंपिंग फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कई बार ये लगता है कि ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन लगती है। और बहुत सारी सिचुएशन में मैंने देखा है कि लोग किसी स्ट्रेस की वजह से, प्रेशर की वजह से, बॉस के रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के तो चले जाते हैं, पर जो नई ऑर्गेनाइजेशन में उसमें और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बिकॉज वो जो कंफर्ट फैक्टर है, जो मैंने बोला, जो रिलेशनशिप फैक्टर है, आपके जो मैनेजमेंट आप पे ट्रस्ट करती है, वो वहाँ पे आपको फिर से क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि आपका नेक्स्ट स्टे या न्यू स्टे कैसे होने वाला है, और तभी आप उस सिचुएशन में काम करें। कोशिश करिए कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम प्रोफेशनल अप्रोच बनाए रखें, और आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसका एक बैकअप या उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाए रखें। ये चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करेंगी अपनी पोजीशन